हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 003 बिजनेस एनवायरनमेंट की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जो हमारा यूनिट 4 है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। जो हमारा एमएमपीसी 003 है वो सब्जेक्ट ही बिजनेस एनवायरनमेंट है। जो हमारा यूनिट 4 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन 4 चैप्टर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इस यूनिट को स्किप मत करना। इस यूनिट के टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला ही आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो उन सब चीजों के बारे में दिया हुआ है। अच्छे से पढ़ लेना, या तो वो एक क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉपर उसके बारे में, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो काम क्या करते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा आईएमएफ के बारे में लिखने के लिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखने के लिए, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वर्ल्ड लेवल पे। अगला चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। स्कोरिंग टॉपिक है ये वाला, एक क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन होगा। फॉरेन ट्रेड, ऑब्वियसली आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट है। सोर्सिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपके पास सोर्स के क्या क्या, मतलब ग्लोब फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं ग्लोबल फाइनेंस के। लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपके 3 चैप्टर्स हैं। आपका एक सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशियो लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है, नहीं सोशियो कल्चरल। आपका एक है सोशियो कल्चरल, और एक पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, और एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, तो इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेना। सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आने किसी भी एक के ऊपर, इन 3 चैप्टर में से। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से कवर करके चलना, कोई टॉपिक स्किप मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमएमपीसी 003 यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ही हमारा, व्हाट इज द आईएमएफ, राइट इट्स फंक्शन एंड पॉलिसीज। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, एनकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, और रिड्यूस पॉवर्टी इन द वर्ल्ड वाइड लेवल। आई होप आप लोग समझ आए होगा आईएमएफ क्या करता है ना। जो आईएमएफ है वो किस लिए बना है? टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स इन द मॉनेटरी मैटर, provide a forum for discussion to maintain cordial relations, to smoothen the process so that international trade is fostered। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, प्रोसेस आसान करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए, ताकि एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट और स्टेबिलिटी बनी रहे। डेवलप करने के लिए एक पेमेंट सिस्टम जहां से मल्टीलेटरल ट्रांजैक्शंस हो सके इजीली, रिस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए ताकि ट्रेड इजीली डेवलप हो सके, है ना। एंड मेंबर्स को डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करने के लिए पेमेंट्स में। जैसे अगर कुछ लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं या उनको फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा कि आईएमएफ बेल आउट पैकेज निकालता है। जैसे श्रीलंका डेट में फंस गया था, तो आईएमएफ ने उसको बेल आउट पैकेज दिया। पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाके पैसे मांगता रहता है ना। जब भी कोई इकोनॉमी डाउन जा रही होती है, डेट ट्रैप में फंस जाती है, या उसके बहुत ज्यादा लोन हो जाते हैं, तब वो लोग आईएमएफ के पास जाते हैं पैसे उधार लेने के लिए, और आईएमएफ हेल्प करता है। लेकिन आईएमएफ अपनी अलग कंडीशंस पे हेल्प करता है, और वो कंडीशंस कैसे होती हैं? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, कौन से वाले? 1991 वाले। जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे वो ऐसे ही नहीं आए थे, वो आईएमएफ ने कंडीशंस रखी थी कि आप ग्लोबलाइजेशन करो अपनी इकोनॉमी के अंदर, प्राइवेटाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, इजी बिजनेस के लिए लाइसेंस हटाओ, बिजनेस के लिए इजी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आओ, तब जाके आपको लोन देंगे, बेल आउट पैकेज देंगे। तो आईएमएफ को लोन लेने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन था, सिर्फ उसके लिए नहीं, ठीक है, एक रीजन वो भी था कि बेल आउट पैकेज लेने के लिए एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। अगला,
व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? अब बहुत बच्चे जो होते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूज होते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट्स। वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ मिडल एंड लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो गोल होता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, वो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज को कैपिटल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है। कैपिटल प्रोजेक्ट मतलब कि इंडिया को अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, सड़क बनानी है मान लो दिल्ली से लेकर देहरादून तक, अब उसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, या दिल्ली से मुंबई के लिए सड़क बनानी है, या कोई रेल प्रोजेक्ट लेके आना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, कैपिटल प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आईएमएफ प्रोवाइड करता है लोन। कौन सी कंट्रीज को? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को, इकोनॉमी के एडवांसमेंट के लिए, वहां पे ग्रोथ के लिए, तो उन प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का रोल क्या होता है? असिस्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ द इंडेप्टनेस। कंट्रीज को हेल्प करता है ताकि वो कर्जे से बाहर आ सके। पॉवर्टी रिडक्शन, कंट्री असिस्टेंस, प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स, नॉलेज बैंक, तो काफी तरह से वो कंट्रीज को हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक वाला, है ना। अच्छे से पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आपका आने को नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नॉर्मल नहीं तो शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डिफरेंस बिटवीन है, उसमें कुछ चीजें आप ये लिख सकते हो कि जो आईएमएफ होता है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ऊपर काम करता है, और जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब जैसे इंडिया कर्जे में चला गया था बहुत ज्यादा, पाकिस्तान अभी कर्जे में जा रहा है, ठीक है, ये श्रीलंका कर्जे में गया था, उनको वहां से उभारने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए कि तुम नॉर्मल लाइफ में आओ, स्टेबिलिटी लाने के लिए आईएमएफ आता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हें चीजें और डेवलप करनी है तो वर्ल्ड बैंक आएगा, ठीक है, लोन चाहिए लो, प्रोजेक्ट बनाओ तुम। ठीक है, आईएमएफ का साइज क्या स्मॉल है एज कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ज्यादा बड़ा है आईएमएफ के मुकाबले। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 गाइडलाइंस हैं, और ये बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आईबीआरडी और आईडीए आता है वर्ल्ड बैंक के अंदर। ठीक है, ऑपरेशंस में जो आईएमएफ है वो एडवाइस प्रोवाइड करता है और असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे इंडिया में अगर वो बेल आउट पैकेज दिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या बोला कि पहले तुम ये कंडीशंस फॉलो करो तब मैं पैकेज दूंगा। पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम अपना टैक्स इंक्रीज करो, पहले टैक्स बढ़ाना स्टार्ट करो, तब हम तुम्हें लोन देंगे और ज्यादा। ठीक है, श्रीलंका में जब भी वो लोन देते हैं, बेल आउट पैकेज देते, तो पहले कंडीशंस लेके आता, तुम पहले इकोनॉमी के अंदर ये पॉलिसी लेके आओ, तब हम आगे तुम्हें लोन देंगे। तो वो एडवाइस भी देते हैं ताकि उनकी एडवाइस की, जैसे तुम्हारी इकोनॉमी, जैसे हमारे एडवाइस दिया, हमने वो फॉलो किया, सब चीजें फॉलो नहीं की जो उन्होंने बताई, हमने अपने हिसाब से चीजें फॉलो की, हमने अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट नहीं बोलेंगे, मॉडिफाई करके अपने हिसाब से एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए हम लोग, जहां पे उनकी कंडीशन फुलफिल होगी और हमारी इकोनॉमी भी जैसा हम चाहते थे वैसे ग्रो करे। तो आईएमएफ एडवाइस प्रोवाइड करता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी लैंडिंग। ठीक है, जो आईएमएफ बैंक होता है डील्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, और वर्ल्ड बैंक डील्स विद लैंडिंग, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है। अगला टॉपिक है, हमारे 2 क्वेश्चन है, और जो अगला चैप्टर भी है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में का कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट गुड्स, ये इसको देखो सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। आपका देखो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या ट्रांजैक्शंस बोल सकते हो, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस।
ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन होती है किसी भी इकोनॉमी में वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। या तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का करोगे, जैसे कि हमने अमेरिका से आईफोन खरीद लिए या चाइना से उनके फ़ोन खरीद लिए, हमने साउथ कोरिया से कुछ हुंडई की कारें मंगा ली, होंडा की कार्स मंगा ली, जर्मन से कार्स इंपोर्ट कर ली, ठीक है, या फिर हमने कहीं पे चीज़ें एक्सपोर्ट करी। तो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आता है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है, ओनली गुड्स, ठीक है। अगर हम उसमें सर्विसेज भी ऐड कर दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विस होती है ना। आज के टाइम पे आईटी सर्विसेज हो गई, आज के टाइम पे इंडिया सर्विसेज में ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। थर्ड, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? वन साइड ट्रांजैक्शंस, जैसे कि इंडिया ने भूटान को गिफ्ट में पैसे दे दिए या ग्रांट दिया, वहां से वापस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ गया है, तो वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, एड हो गया, रेमिटेंस हो गया, ठीक है। तो ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन हो गए। कैपिटल ट्रांजैक्शंस कि हमने कोई मशीनरी परचेज करी है, बड़े लेवल पे कोई चीज परचेज करी है ना। तो ये सब चीजें मिला के आपका बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब अगर आपको इसका डिफरेंस बिटवीन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको समझ आ जाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन बाय द कंट्री विद द रिमेनिंग वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी चीजें करता है, बोथ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल ट्रांसफर्स बीओटी में इंक्लूड नहीं होते और बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखनी है, इकोनॉमी का स्टेटस देखना है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपको नहीं पता लगेगा कि इकोनॉमी स्टेबल है या अच्छा ग्रो कर नहीं कर रही, आपको सारी ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट बताता है। बैलेंस ऑफ जो भी आपका ट्रेड है वो कभी फेवरेबल भी हो सकता है, कभी अनफेवरेबल भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है ना। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमेशा टैली होता है, क्योंकि हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस करके उसे, अगर वो कम हो रहा होता है तो लोन ले लेते हैं, लोन दे देते हैं, तो उसको हम टैली कर लेते हैं एट द एंड लास्ट में। कंपोनेंट्स, इट इज जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। ये तीनों ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट की होती है, एक फोर्थ करंट कैपिटल अकाउंट होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ करंट अकाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट और कैपिटल दोनों आते हैं। आई होप आपको अच्छे से कवर हुआ होगा, है ना। अगला टॉपिक है हमारा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड नीड फॉर इट। मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। आप लोग इतने समझदार हैं, आपको पता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। और नीड फॉर इट, ये तो समझने की जरूरत ही नहीं है कि जरूरत क्या है, क्यों है जरूरत, है ना। आगे दिया हुआ है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो पढ़ना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इजी टॉपिक है, पढ़ लेना, बुक से समझ आ जाएगा और स्कोरिंग टॉपिक है ये। फॉरेन ट्रेड का आपका चैप्टर ही है पूरा ये, फॉरेन ट्रेड के ऊपर थर्ड चैप्टर, तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेना, इसको कवर कर लेना टॉपिक्स, जैसे मैंने पहले बताया, टाइटल्स लिख लेना, बुकिश लैंग्वेज में टाइटल लिखोगे, एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपके आंसर को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एडवांटेज में क्या लिख सकते हो? ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स, स्पेशलाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? आपके एडवांटेजेस में। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो सकता है? पॉलिटिकल डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, है ना। जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तो पूरा यूरोप जो था वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था, ऑयल नेचुरल गैस और बाकी सब चीजों के लिए। अब पूरा यूरोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ, मिडिल ईस्ट से चीजें इंपोर्ट कर रहा है। उनको लगभग 6 महीने लग गए चीजें ट्रांसफर करने में रशिया से, भले ही वॉर चल रही है लेकिन तब भी 6 महीने 1 साल तक उन्होंने रशिया से चीजें इंपोर्ट की थी। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी थी।
मिस यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज, import of harmful goods, storage of goods, danger to international peace, world wars। तो ये सब चीजें हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हो सकती हैं, है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे क्वेश्चन इग्नू वालों को बहुत पसंद है, जहां पे बच्चों को दिमाग लगाना पड़े, प्रॉपर रटे रटाए आंसर्स ना लिखे। तो कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि ले सकते हैं, या कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस या इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। जैसे कि कंट्रीज क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि हम इस कंट्री को नहीं सेल करेंगे, या इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे भी काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड बहुत कम हो गया है, या बोल सकते हो रशिया यूक्रेन के बाद रशिया को सबने अलग कर दिया है। रशिया से बहुत सारी कंट्रीज ने, स्पेशली यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज ने बिजनेस ही बंद कर दिया, ट्रांजैक्शन ही बंद कर दिए, ट्रेड ही बंद कर दिया है। मेनली जो होते हैं 3 तरह के बैरियर होते हैं आपके। पहला टैरिफ्स, दूसरा कोटास, और तीसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है। टैरिफ क्या होता है कि टैक्स लगा देना। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, अभी तो बनने वाले हैं जनवरी में, जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने बोला था कि इंडियन कंट्रीज जो होती हैं वो हार्ले डेविडसन जो बाइक होती है उसको डबल प्राइस पे अपनी मार्केट में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका प्राइस होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर उतना ही टैक्स लगा देती है जितना उसका प्राइस है। तो उसका ओरिजिनल प्राइस जो मार्केट प्राइस होता है वो बढ़ जाता है टैरिफ लगाने से, ताकि वो हमारे मार्केट में कंपेटिटिव रहे। ऐसा ना हो कि जो हमारी बाइक्स हैं, या हमारी बाइक्स इन द सेंस कि जो मेड इन इंडिया बाइक्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो उसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, टैरिफ लगा देता है कि चाइना से सामान आ रहा है, मान लो चाइना से मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उन पर टैरिफ लगा दिया, ताकि वहां के प्रोडक्ट थोड़े कम सेल हो और हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा सेल हो मार्केट में। दूसरा कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट एक कोटा लगा देती है कि जैसे मान लो चाइना को अब मिल्क सेल करना है इंडिया में, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप सिर्फ 1000 kg, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 kg तो बहुत कम हो गया, या 1000 लीटर, सॉरी मिल्क तो लीटर में आएगा, तो 1000 लीटर ही या 1 लाख लीटर ही मिल्क सेल कर सकते हो वीकली या मंथली। तो वो एक कोटा सेट कर दिया कि अगर आप वीट इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे तो उस एक्सपोर्ट में आप सिर्फ 1000 टन ही एक्सपोर्ट कर सकते हो मंथली। अगर आपको इंडिया से राइस खरीदने हैं, ये गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अगर आपको इंडिया से राइस लेने हैं, मतलब इंडिया की मान लो आपकी कोई कंपनी, एबीसी कंपनी, आपको इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करने है सऊदी अरेबिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि कोई भी कंपनी एक महीने में 100 टन से ज्यादा राइस एक्सपोर्ट नहीं करेगी, वरना उस कंट्री को बैन कर देंगे एक्सपोर्ट के लिए। कोटा सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, कोटा लगा देना कि आप एक लिमिट तक ही चीजों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। और कौन सा बैरियर बोला, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, जैसे मैंने बताया रशिया यूक्रेन वॉर का, वो सब चीजें। यहाँ पे टैरिफ और कोटा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ही लगा दे, करना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है। अब कौन कौन से मेजर्स आते हैं ताकि आप जिससे ये बैरियर्स को कम कर सको, ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। जैसे कि आपने देखा होगा यूरोप यूनियन ने क्या कर रखा है, यूरोप यूनियन में इजीली आप चीजें एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, एक दूसरी कंट्री में जा सकती हैं, वहां पे बैरियर्स ही नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जैसे आसियान कंट्रीज हैं, उन लोगों ने चीजें कम कर रखी हैं ताकि इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके वो आसियान जो 10 कंट्रीज हैं आपस में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं कुछ कंट्रीज ताकि ये बैरियर्स कम हो जाए, कोटा सिस्टम, टैरिफ सिस्टम ये कम हो जाए।
एक जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ पढ़ना, वो भी अच्छा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है ताकि अगर कोई कंट्री आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता आपकी कंट्री आपकी अपनी इकोनॉमी में, तो आप वहां जाके कंप्लेंट कर सकते हो। आईएमएफ बनाया हुआ है चीजों को अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए, बिजनेस इंप्रूव करने के लिए। वर्ल्ड बैंक बनाया हुआ है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे बताया मैंने आपको, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा करके, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ताकि इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके उन कंट्रीज में। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिस्कस अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा याद कर लेना और बुक से एक बार टॉपिक पढ़ लेना। अगला है व्हाट आर द एक्सटर्नल, मुझे कुछ समझाने वाला है नहीं इस टॉपिक में, इसलिए व्हाट आर द एक्सटर्नल बोरोइंग्स, कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, पहली बात, बच्चों को बोरिंग्स पता होना चाहिए आप लोगों को कि बोरिंग्स क्या होता है। बोरिंग्स होता है लोन लेना। अब चाहे लोन मतलब लो या दो, वो लोन है बोरिंग्स मतलब। कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए। एक्सटर्नल मतलब बाहर से। ठीक है, बाहर से कोई भी कमर्शियल बोरिंग्स है तो आप लोन ले रहे हो तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोलते हैं। आप देश के बाहर से कोई लोन ले रहे हो, अब वो लोन कोई भी ले सकता है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ले, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की कंपनीज ले, चाहे कोई, जैसे कौन सी कंपनीज होती है जो जो भी आपके कंपनीज रहती हैं, जैसे महारत्न कंपनी हो गई, ठीक है, एलआईसी है, एसबीआई है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बाहर से लोन लेते हैं तो उसको कमर्शियल बोर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। ठीक है, चाहे इंडियन कॉर्पोरेशन हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कोई भी लोन इन इंडिया मेड बाय नॉन रेजिडेंट लेंडर्स इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, कमर्शियल बैंक लोन्स आते हैं, बायर्स क्रेडिट आता है, सप्लायर क्रेडिट आता है, सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, ये सब चीजें किसमें आती हैं आपकी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में। अब ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो आप यहां से चीजें फंड रेज कर सकते हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए। एडवांटेजेस सिंपल है, चीपर होता है, आपके पास स्कोप बढ़ गया ना, 50 जगह है आपके पास, सिर्फ इंडियन बैंक्स नहीं है लोन के लिए, बाहर के बैंक्स भी हैं, तो आप देख सकते हो कहाँ ज्यादा सस्ता लोन मिल रहा है, वहां से ले सकते हो। अवेलेबल ऑफ लार्ज मार्केट, अब आपके ज्यादा ऑप्शंस हो गए। डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टर बेस, जो इन्वेस्टर है, जैसे मान लो कि आपने एक बैंक बनाया हुआ है, बड़ा एसबीआई बैंक है, अब आप सारे लोन इंडिया में ही कर रहे हो, कल को इंडियन इकोनॉमी, भगवान ना करे हो, आप एक ही, चलो इंडियन इकोनॉमी नहीं लेता एग्जांपल, अब कोई बैंक एक ही इकोनॉमी में सारे लोन दे रहा है, कल को वो इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो बैंक तो डूब जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन तो डूब जाएगी। तो इसलिए उनको भी डाइवर्सिफाई, अलग अलग कंट्रीज में लोन बांटने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे उनका भी जो रिस्क बेस है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लो कि एक एबीसी बैंक है, उसने मोस्टली लोन अपने यूक्रेन में दिए हुए थे, अब यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ और बिजनेस ठप हो गया, सब बंद हो गया, सारे लोन एनपी हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी, वो बोलते हैं ना, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो इसलिए अगर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे लोन्स या बोरोइंग्स एक ही कंट्री में डालेगा, तो उसके लिए हो सकता है कि कल को वो इकोनॉमी में क्रैकडाउन आ जाए या क्राइसिस आ जाए, तो या रिसेशन आ जाए, तो उनका सारा पैसा या फंडिंग डूब जाएगी। तो इसलिए डाइवर्सिफाई होता है, एडवांटेज है ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, कि इन्वेस्टर का पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। गुड एक्सपोजर टू अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, है ना, लो कॉस्ट फंड कैन इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज, कैन एड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बहुत सारे फीचर्स हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के, है ना। डीमेरिट पढ़ लेना, डीमेरिट ज्यादा कुछ है नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जब चीपर रेट में मिलता है तो कंपनी ज्यादा एक्सेसिव बोरिंग्स कर लेती हैं, ठीक है, हायर डेट में फंस जाती हैं, डेटर में फंस जाती हैं, तो वो सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आप पढ़ लेना एग्जाम के लिए। और मतलब अब ये बड़े लेवल पे होता है तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, है ना, तो काफी चीजें होती हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, वही जो बुकिश लैंग्वेज के टाइटल्स हैं उनको लिख के अच्छे से याद करके जाना,
ताकि एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज के टाइटल्स लिखो कम से कम, पूरा आंसर नहीं भी लिख रहे तो, है ना। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन एड एंड इट्स टाइप्स। फॉरेन एड क्या होता है? फॉरेन एड एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस दैट वन कंट्री वॉलंटरली ट्रांसफर टू अनदर। अब चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो ग्रांट हो, चाहे वो लोन हो, है ना, तो वो किसी भी तरह से हो सकता है असिस्टेंस। इट कैन ऑल्सो बी अ फूड, सप्लाईज, सर्विसेज सच एज ह्यूमैनिटेरियन एड एंड मिलिट्री असिस्टेंस। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है फॉरेन एड आपका। अब इसमें टाइप्स पूछे हैं, टाइप्स आपका एफडीए हो सकता है। एफडीए मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। फॉरेन एड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डेवलपमेंट टूल्स, जैसे कि आपका एनपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आ सकता है, टैकल प्रॉब्लम एसोसिएट विद पॉवर्टी, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, असिस्टेंस के लिए आ सकता है। तो काफी तरीके से आ सकता है आपका। एंगेजिंग इन फॉरेन ट्रेड, बायलैटरल एड, मिलिट्री एड, मल्टीलेटरल एड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो बहुत टाइप्स हैं इसके। गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए इसमें। इस टॉपिक पे स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। अगर क्वेश्चन नहीं भी आया तो शॉर्ट नोट्स में तो आना ही आना है, चाहे वो एडीआर आए चाहे जीडीआर आए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से बता देता हूँ एक बार ताकि आपको पढ़ो तो समझ आ जाए। एडीआर में क्या होता है, मान लो इंडिया की कंपनी है टीसीएस, है ना। टीसीएस को अपने शेयर सेल करने हैं, कहां पे सेल करने हैं? यूएसए के अंदर। लेकिन अब टीसीएस कहां पे है? सेबी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। अब यहां पे चलता है न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट। तो अब ये न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में कैसे अपने शेयर्स को परचेज सेल करेगा? टीसीएस को अगर यहाँ पे यूएसए में सेल करने हैं तो यहाँ पे आता है एडीआर का कंसेप्ट। एक मीडिएटर लेंगे, जैसे यूएसए में जेपीएन मॉर्गन बैंक है, वो इंडिया में भी उसकी सब्सिडरी होगी, या सिटी बैंक हो गया कोई भी, तो इनको जाके बोलेगा कि मेरे को एडीआर इशू करने हैं, कहां पे? यूएसए में। तो वो लोग क्या करेंगे, यहां से इनके शेयर्स परचेज करेंगे, टीसीएस के शेयर्स लेंगे, उनको अपनी जो मेन ब्रांच है वहां पे भेजेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, यूएस मार्केट में एडीआर इशू करेंगे इन्फो टीसीएस के। और जो अब एडीआर जो भी यहाँ पे यूएसए के अंदर नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो एडीआर परचेज कर लेंगे टीसीएस के। अब टीसीएस उनको जैसे डिविडेंड पे करते हैं, या फिर जो भी उनके रूल्स रहते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट में रेशियो जो होता है, या फिर बोनस शेयर्स, वो सेम एज इट इज सब एप्लीकेबल होंगे एडीआर के ऊपर। तो यूएस इन्वेस्टर को सेबी में आने की जरूरत नहीं है, टीसीएस को एनएस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है, तो दोनों का काम हो जाता है यहाँ पे। बस जो मीडिएटर होता है वो कमीशन और इंटरेस्ट चार्ज करता है, दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। आई होप आपको एडीआर का कंसेप्ट समझ आया होगा। जीडीआर, जीडीआर मतलब अमेरिका के अलावा बाकी कंट्रीज में, जैसे मेनली यूरोप बोल सकते हो। एडीआर का कंसेप्ट मेनली यूरोप के लिए है। सेम प्रोसेस एक्सेप्ट अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस। इजी है, पढ़ लेना। ट्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स है आपका, ई कॉमर्स के अलावा अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ब्लॉकचेन ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये सब ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में, जो कि अभी के टाइम पे आने वाली इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और जिसमें फ्यूचर है ना। अगला है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है? अच्छा क्वेश्चन है ना। जैसे कि अभी एआई आ रखा है, मशीन लर्निंग आया हुआ है, और साइबर अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को। चाहे आप साइबर अटैक लिखो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करो, मतलब बिजनेस सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है ना।
बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको सभी चीजों में ऑटोमेटेड और रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर। अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, ह्यूमन लेबर कम यूज हो रही है, मशीन ज्यादा यूज हो रही है, वहां से एक्यूरेसी अच्छी आती है, एफिशिएंसी अच्छी आती है ना। टेक्नोलॉजी हेल्प इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी फॉर अ बिजनेस थ्रू वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर सच एज एआई एमएल, मतलब ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल बोले तो मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो टेक्नोलॉजी जो है हेल्पफुल भी है इकोनॉमीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, उनकी एफिशिएंसी के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, और परफेक्शन के लिए या क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, सब चीजों में। अगला और लास्ट टॉपिक है अपना, क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेंड्स इन द इंडियाज ग्लोबल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस मेनली दो होते हैं, कौन से, इक्विटी और डेट। अभी आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग अपने इग्नू की बुक्स लेंगे और उसको लेके पढ़ेंगे कि इंडिया के सोर्स, ग्लोबल सोर्स फाइनेंस के कहां से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, आई होप जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं अब जल्दी आपके लिए MMPC 04 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा, और आई होप वो भी आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम में। बाकी 004 और अकाउंट्स के आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से समझने हैं और आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी चैप्टर्स, मोर देन 70% सच सिलेबस कवर कर दिया मैंने, और मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी, टॉपिक्स भी ले आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस भी। फिर भी कुछ लगता है आपको कि रह गया है तो, और अर्जेंट एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलता है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन।